नमस्ते, मैं हूं जितेश मिश्रा। कुछ तो गड़बड़ है। जी हां, ये मेरे पीछे ठीक अब जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें जानी पहचानी है। अगर हम लाइन से देखें, तस्वीर स्मृति ईरानी की है, संजीव बालियान की है, साध्वी निरंजन ज्योति भी हैं, बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र पांडे भी हैं। ऐसी कई तस्वीरें आपके सामने। हम इसलिए कह रहे हैं कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि ये सभी बीजेपी के कद्दावर नेता हैं और केंद्र की सरकार में मंत्री भी रहे, और मंत्री रहते हुए जब चुनाव में उतरे तो पूरी ताकत के साथ। आप समझ रहे हैं ना, सरकार में रहते हुए अगर कोई चुनाव लड़े तो कितनी ताकत होगी, लेकिन जब परिणाम आए तो वो ताकत एकदम से धराशायी हो। अब मामला चूंकि उत्तर प्रदेश का था तो चर्चा भी होनी जरूरी है। चर्चा के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक बैठक बुलाई। इस बैठक में तमाम मंत्रियों को बुलाया गया और मोटो एक ही था, वो ये था कि आप लोग आइए, हम बैठेंगे टेबल पर और इस बात का मंथन करेंगे, ये चर्चा करेंगे कि इतनी बड़ी हार जो है वो कैसे हो गई, कमी कहां रह गई, गलती कहां रही, हम अपनी बात लोगों तक क्यों नहीं पहुंचा पाए, और तो और तमाम सीटें छोड़िए, हम अयोध्या क्यों हार गए। इन तमाम विषयों पर चर्चा होनी थी। बैठक बड़ी थी, लेकिन ये बड़ी बैठक बहुत छोटे समय में खत्म हो गई, सिर्फ 1 घंटे के अंदर। लेकिन अभी ये कहानी नहीं है, इसमें ट्विस्ट और है, क्योंकि बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होनी थी तो हुई, तमाम मंत्री भी पहुंचे। आप समझ रहे हैं ये बैठक कितनी बड़ी थी। लेकिन इस बड़ी बैठक से उत्तर प्रदेश के 2 डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य नदारद बैठक में नहीं थे, क्योंकि वो लखनऊ में ही नहीं थे। यहां से ज्यादा समझाने की जरूरत है नहीं कि बैठक बड़ी थी तो कोई लखनऊ से बाहर भी था तो बैठक में आ सकता था। खैर, ऐसे अगर हम सवाल करें तो कई सारे सवाल, उन सभी सवालों के जवाब तलाशने के लिए आज हम करेंगे खास चर्चा, और उस चर्चा में जुड़ेंगे हमारे साथ कई मेहमान, जिनसे हम पूछेंगे कि आखिरकार ये जो कुछ तो गड़बड़ है ये क्यों है और कहां से आई। लेकिन उससे पहले आप एक रिपोर्ट देख लीजिए, फौरन लौट कर। चुनाव के नतीजों के बाद यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अहम बैठक बुलाई, जिसमें चर्चा होनी थी हार पर, चर्चा होनी थी इतने बड़े यूपी में बीजेपी क्यों सिर्फ 33 सीटों पर सिमट कर रह गई। बैठक में सरकार के सभी मंत्री मौजूद थे, लेकिन चर्चा रही दोनों डिप्टी सीएम की, जो इस अहम बैठक में शामिल ही नहीं हुए। बताया गया कि ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य लखनऊ से बाहर है। मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को कामकाज की समीक्षा के लिए बुलाया था, लेकिन इस बैठक में दोनों डिप्टी सीएम शामिल नहीं हुए। मुख्यमंत्री की बैठक सिर्फ 1 घंटे के भीतर ही खत्म हो गई। इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का यूपी में बेहद ही खराब प्रदर्शन रहा है, जिसकी समीक्षा करने के लिए प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों की बैठक बुलाई थी, जिसमें ये जानने की कोशिश की गई कि आखिर जनता के बीच में किस बात की नाराजगी थी, जिसकी वजह से बीजेपी को यूपी में कम सीटें मिली। यूपी में बीजेपी को कम सीटें मिलने का असर केंद्र सरकार पर देखने को मिला। यहाँ बीजेपी पूर्ण बहुमत के आंकड़े को नहीं छू पाई और अब अन्य दलों के सहयोग से केंद्र में सरकार बनने जा रही है। यूपी की 80 लोकसभा सीटों में बीजेपी को मात्र 33 सीटें ही मिली। वहीं समाजवादी पार्टी को सर्वाधिक 37 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस को मात्र 6 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा।
देखिए, मुख्यमंत्री जी सदैव हम लोगों को दिशा निर्देश देते हैं। आज वही मीटिंग थी, उन्होंने विभागीय समीक्षा की और हम लोगों को दिशा निर्देश दिए हैं किस तरह से हम लोगों को काम करना है। और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पे बधाई दी है। मुख्यमंत्री जी ने सभी माननीय मंत्रियों को अपने विभाग की समीक्षा करें और जनहित के मुद्दों को निराकरण कराएं और अपना बूथ, अपनी विधानसभा को चाक चौबंद रखें। तो चुनाव के कारण हमारे जो विकास के काम हैं, निश्चित तौर पर जो प्रभावित हुए हैं, उन विकास के कामों को गति देना, जल्दी से जल्दी उसको धरातल पर उतारना, इन्हीं बातों पर चर्चाएं हुई हैं। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए गुड गवर्नेंस के जितने भी आयाम थे, सभी पर चर्चा हुई कि हम लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करें, अपने प्रभार जनपद को देखें, अपने क्षेत्र को देखें और अपने विभाग में बेस्ट परफॉर्मेंस दें। चुनाव जीते उनको शुभकामनाएं दी गई, जितेंद्र प्रसाद जी को, अनु वाल्मीकि जी को, पार्टी में जिन कार्यकर्ताओं ने समय काम किया उनको बधाई दी गई और अधिक जवाबदेही और अधिक जिम्मेदारी लेकर के हम लोग काम करना है अपने विधानसभा क्षेत्र में, अपने जनपद जो उनके प्रभारी है उस क्षेत्र में और अपने विभाग के बारे में, यानी और अधिक प्रभाव दे पाए और आने वाले समय को मजबूत करना, ऐसा निर्देश हमारे मुख्यमंत्री द्वारा। वही सवाल का ही है जिसे लेकर चर्चाएं हो रही हैं। सवाल ये है, जब बैठक इतनी बड़ी थी, हार पर मंथन होना था, तो बैठक 1 घंटे में ही कैसे खत्म हो गई? बैठक जब बड़ी थी तो दोनों डिप्टी सीएम लखनऊ से बाहर कैसे थे? बैठक सीएम ने बुलाई थी तो दोनों डिप्टी सीएम लखनऊ से बाहर क्या कर रहे थे? ऐसे में यूपी की सियासत में एक नई चर्चा छिड़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल है और हलचल जो है वो ये कह रही है कि दरअसल अभी समय है, अभी से अगर चर्चा कर ली, कमियों को दूर कर लिया तो सब ठीक रहेगा, लेकिन करना पड़ेगा। आपने रिपोर्ट देखी और अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान जुड़ गए। खास मेहमान हमारे साथ जो जुड़े हैं आपकी स्क्रीन पर है, तीनों खास चेहरे अपनी अपनी पार्टी के। प्रदीप बैस जी हैं, नेता बीजेपी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रदीप जी। हमारे साथ अशोक तिवारी है, समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर है, प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ एचएन उपाध्याय हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता उपाध्याय साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो तीनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप बैस जी, आपसे शुरुआत करेंगे। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक बुलाई और इस बैठक पर एक शेर भी बनता है, मंजूर हाशमी लिखते हैं कि यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है और हवा की ओट भी लेकर चिराग जलता है। इस कोशिश को अच्छा है, कम से कम अभी से अगर हम मंथन करेंगे तो आगे चीजें बेहतर होंगी। और मुख्यमंत्री बाकायदा करते हुए नजर आए तमाम मंत्रियों के साथ, जैसा कि मंत्री भी बता रहे हैं कि हमें शाबाशी मिली, जो सफल रहे और जो असफल रहे उनको ये कहा गया कि बेहतर काम करिए अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जाकर। सर, दोनों डिप्टी सीएम बैठक में सर नहीं थे, ये एक बार थोड़ा क्लियर कर दीजिए, क्योंकि बैठक बड़ी थी सर। सर, अभी तो ये शुरुआत है और जिससे आप कह सकते हैं कि प्रदेश स्तर पे है, संगठन स्तर पे हुई तो निश्चित तौर पे आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तब दोनों डिप्टी सीएम भी रहेंगे। क्या है कि अभी आपका ढाबी का है और ये शपथ ग्रहण समारोह भी है, तो कुछ व्यस्तता हो सकती है, क्योंकि इस बार प्रदेशों के अपने अपने जो है कार्य बट गए, हर व्यक्ति अपने प्रदेशों को देख रहा है। हाँ। अपने जैसा कि अभी किसी वक्ता ने हमारी देख नहीं पाया कि उन्होंने कहा, लेकिन निश्चित तौर पर 1 महीने का, मतलब 1 महीने से ज्यादा समय तक। नहीं प्रदीप भाई, ऐसा है ना, एक्चुअली पत्रकार हूं, लेकिन कोशिश करता हूं कि चाहे आप हो या कांग्रेस हो, समाज, कोई भी पार्टी हो, थोड़ा सा आगाह कर दूं। अब चूंकि शपथ समारोह है और कल मुख्यमंत्री पहुंचे थे, मोदी जी ने पीठ उनकी थपथपाई, ये तस्वीर काफी वायरल हो रही है। लोग जो अलग अलग तरह की बातें बना रहे थे उनके सबके मुंह बंद हो गए एक साथ। लेकिन दरअसल देखिए, आपके कई सारे नेताओं का ये कहना था कि भीतरघात की वजह से भी हम हारे हैं। मेरा कहने का मतलब ये था कि जब इतनी बड़ी बैठक थी और जब मंथन होना था तो दोनों डिप्टी सीएम सर देश के बाहर तो नहीं गए थे और ना ही कोई शपथ समारोह के लिए उन्हें कोई खास जिम्मेदारी अभी तक खबरों में आई है कि ऐसी कोई जिम्मेदारी मिली है कि आप प्रेसिडेंट हाउस में जाकर नजर रखें कि शपथ समारोह कैसा होगा, वो सब तो वहीं का मामला है। तो जिम्मेदारी बनती है सर, कम से कम बैठक में पहुंचते और बातचीत करते, क्या है? निश्चित तौर पर जिम्मेदारी बनती है सर। कभी कभी कैबिनेट जो है सभी के साथ नहीं बैठती है, कैबिनेट का मतलब चुने हुए लोग भी होते हैं। तो आपके इस प्रश्न का उत्तर हो सकता है कि शाम तक नहीं तो कल तक मिल जाएगा कि दोनों मुख्यमंत्री साथ में बाबा जी के साथ बैठ करके, महाराज के साथ बैठ करके उन्होंने कर ली, जो कमी इसी दिन होगी पूरी हो गई हो।
तो हमारी पार्टी देखिए सर, एक मैं एक एग्जाम्पल देके बताना चाहूंगा कि कोई घटना हुई थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और वो घटना के 12 घंटे भी नहीं हुए थे, इनफैक्ट 6 घंटे भी नहीं हुए थे, और मैं किसी चर्चा पे बैठा हुआ था। हाँ। और जब मैं चर्चा पे बैठा हुआ था तो उसने कहा भाई बाबा जी कल है, कब होगा, कब होगा, क्या होगा। तो मैंने वहां पे एक बात बोली कि आप शायद प्रतीक्षा करें, ये कार्यक्रम समाप्त होते होते हो सकता है कि अपराधी पकड़ जाए। और मैं इसमें कोई तारीफ की बात नहीं है, कार्यक्रम समाप्त होने के 1.5 घंटे के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है प्रदेश सरकार के द्वारा, और बता दिया जाता है कि ठीक अपराधी है। पकड़ गया, वो जो मामला हुआ था। हाँ ये प्रदीप जी, एक रिक्वेस्ट और है, एक रिक्वेस्ट और है। आपकी आवाज जो है ना, मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी आपकी बातचीत होती रहती इसलिए मैं समझ लेता हूँ, लेकिन चूंकि दर्शकों तक शायद क्लियर ना पहुंच रही हो, कुछ एक बार देखिए डायरेक्ट फोन से अगर बात कर सकते हैं तो ज्यादा बेहतर और क्लियर आवाज आपकी आएगी हर बार की तरह। खैर आपसे चर्चा करेंगे। उपाध्याय जी, अभी थोड़ी देर पहले एक खबर चल रही है, CWC की बैठक हुई और बैठक में कहा गया, कांग्रेस के तमाम लोग एक सुर में आवाज लगाए कि भाई नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बना दो। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा और प्रस्ताव पास भी हो गया, लेकिन राहुल गांधी साहब ने कहा कि मैं तो विचार करूंगा। तो एक थोड़ा सा 1-2 लाइन सर, रजा हमदानी कहते हैं कि भंवर से लड़ो तुंद लहरों से उलझो, कहां तक चलोगे किनारे किनारे। अब सर देखिए 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार रही, तब राहुल गांधी सरकार से दूर थे, हालांकि ऑर्डिनेंस फाड़ने की ताकत उनमें थी, वो बात अलग है, लेकिन अब तो सर मौका है ना, आइए जिम्मेदारी उठाइए। उस पर क्या मंथन सर, क्या जब आप कहते हैं हम पार्टी के लोगों की बातों को सुनकर चलते हैं, हमारे कार्यकर्ता जो कहते हैं हम वही करते हैं, तो अपना मंथन सर क्या है, उसमें संभालिए ना जिम्मेदारी, क्या दिक्कत आ रही है उपाध्याय जी? अजितेश जी, ऐसा है कि राहुल गांधी जी हमारी पार्टी में जिस तरह से पार्टी को आगे बढ़ाया है, वोट बैंक को बढ़ाया है, अपने भारत जोड़ो यात्रा, अपने न्याय पत्र के द्वारा उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और जो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गलत कामों को जो है मीडिया से लेकर जनता तक पहुंचाते रहे, यही सर दिक्कत है, पता है। फिर आप लोग सर मुझे कोसने लगते हैं, फिर आप लोग कहते हैं कि मिश्रा जी बात काट देते हैं बीच में। मेरा कहने का मतलब सर ये नहीं है, देखिए जो उन्होंने किया उसका परिणाम आपके सामने है, आप मजबूत हो गए कि नहीं हो गए, किया ना। हाँ, तो लेकिन सर ये भारत जोड़ो यात्रा जो है, ये जो न्याय यात्रा है, ये कांग्रेस के साथ मिलकर ही तो निकाली ना उन्होंने। मंथन तो कांग्रेस में ही हुआ होगा ना, कि राहुल गांधी ने अपने घर पे अकेले बैठ के मंथन किया और निकल पड़े, ऐसा तो नहीं किया ना। मौका तो दीजिए, आगे सुनिए। तो उनको देखते हुए हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को यह इच्छा है कि राहुल जी जो है विपक्ष के नेता के रूप में अपने कार्य को अंजाम दें, और राहुल जी निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं की भावना का सम्मान करेंगे, क्योंकि उन्होंने कार्यकर्ताओं की भावना का सम्मान करते हुए, हेलो, हाँ सुन रहा हूँ सर, सुन रहा हूँ, हाँ, उन्होंने कार्यकर्ताओं की भावना का सम्मान करते हुए ही रायबरेली और वायनाड दोनों जगह चुनाव नहीं सर, एक बात और समझवा दूं, देखिए आप बुरा मत मानिएगा, जो मेरा आकलन है वो बता रहा हूं, और तमाम जो राजनीतिक पंडितों का आकलन है वो बता रहा हूं। रायबरेली लड़े, अच्छी बात थी सर, बढ़िया वोटों से जीते। अगर अमेठी से लड़ते ना सर, तो जो कहा जा रहा था, जो उस समय लोग कह रहे थे कि राहुल गांधी अगर अमेठी से चुनाव लड़ते तो कम से कम 5 से 6 लाख वोटों से जीतते वो। और आपकी जो 6 सीटें आई ना उत्तर प्रदेश में, अशोक तिवारी जी भले ही पार्टी लाइन से ऊपर बात ना करें, लेकिन मानते वो भी होंगे, उनकी पार्टी की अगर 36 सीटें आई है ना, उसमें एक जिम्मेदारी अखिलेश यादव की भी है, खुद मैदान में उतरे और चले गए कन्नौज बेधड़क। नहीं तो लेकिन आपने सीट ढूंढी, आप अमेठी से लड़ते ना सर अगर, तो सर आपकी जो 6 सीटें है ना, ये सर बढ़ती कुछ, जैसा कि तमाम राजनीतिक पंडित कह रहे हैं। तो अमेठी से जीता तो हमारा ही कार्यकर्ता है भैया। कार्यकर्ता तो सब जगह है सर, बात नहीं समझ रहे हैं आप, कार्यकर्ता तो सब जगह है, बात होती है लीडर की। अरे भाई, आप उस समय कहते कि रायबरेली को छोड़ दिया, वो जो अपनी माँ की सीट को छोड़ दिया, तो भाई कहने के लिए क्या है, दो में से एक ही जगह लड़ते ना। आदरणीय अखिलेश यादव जी की भी इच्छा थी कि उत्तर प्रदेश से चुनाव रहे, समाजवादी पार्टी के हमारे इंडिया गठबंधन ना, तमाम जो राजनीतिक पंडित थे वो कह रहे थे कि अखिलेश यादव कन्नौज से गए, बहुत अच्छा फैसला है उनका, पार्टी मजबूत होगी, और देखिए परिणाम सामने है। राहुल जी भी, अभी मेरा कहने का मतलब ये कि सर जिम्मेदारी मिल रही तो उसको निभाइए, उसमें मंथन विचार क्या सर अजितेश। हाँ, फिर सवाल उठेंगे कि मंथन तो सिर्फ गांधी परिवार का होता है, कौन कौन बैठेगा, सोनिया जी, प्रियंका जी, राहुल जी, तब मंथन होगा, ऐसा नहीं होता ना सर। जिम्मेदारी है, वो अपना सोचेंगे, देखेंगे और पार्टी के हित में ही फैसला लेंगे।
इसकी आप चिंता न करिए, जो भी फैसला लेंगे मैं खैर क्यों कार्यकर्ताओं चिंता की करूं भावना सर? का सम्मान करते हुए हाँ। पार्टी के हित में ही फैसला लिया गया है। हाँ। उनको जो अभी है ये फैसला हुआ किया नहीं गया है है, उसको सर। आपकी स्वीकार कांग्रेस करें। ने फैसला कर दिया है, लेकिन राहुल गांधी ने फैसला नहीं किया। खैर, अशोक तिवारी जी आपके पास आता हूं। अशोक तिवारी जी, अब चूंकि हालांकि देखिए ये मसला तो इनकी पार्टी का है, प्रदीप बैस साहब की पार्टी का है, आप ये कहेंगे कि ये जाने इनका काम जाने, इससे हमें क्या मतलब, हमें तो अपने फोकस करना है। लेकिन चूंकि कल भी मैंने कहा था जब अबरल मलिक जी बैठे थे, मैंने कहा थोड़ी मदद कर दीजिए इनकी अपनी रणनीति बताकर। तो आपसे सर मेरा सवाल है कि 36 सीटें तो आ गई हैं, अब ये सर ये जो एक सवाल सबके मन में उठ रहा है, करहेल या कन्नौज? अल्पेश जी 37 सीटें आई। सॉरी सर, सॉरी, आपकी एक सीट कम कर दी मैंने, इसके लिए माफी चाहता हूं। मैं ये कह रहा हूं सर, ये करहेल या कन्नौज? नहीं, क्या चीज, किस बात के लिए? ये मतलब अब दिल्ली या फिर उत्तर प्रदेश में ही अखिलेश ये यादव? तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अब ये तय तो करेंगे, छोड़नी इस पे पड़ेगी हम ना। कैसे बोलते हैं? अब वो खुद तय करेंगे, इस पर कोई कैसे बोल देगा? अरे नहीं सर, देखिए आप लोग एक तरफ कहते हैं कार्यकर्ताओं की पार्टी है, नहीं, आपकी नहीं, तो नहीं, दिली इच्छा होगी ना सर कुछ। इसको वो स्वयं तय कर लेंगे जी। इतने बड़े राष्ट्रीय नेता है, हाँ जो उनको जनता का प्यार मिला है, हाँ जैसा उचित समझेंगे, हाँ। जैसा माहौल देखेंगे, उतर से वो स्वयं तय कर लेंगे। हाँ। उनको तो करहल भी प्यारा है, कन्नौज भी प्यारा है, हाँ, दोनों जगह प्यारा है। अब रह नहीं सकते ना दोनों जगह सर। और सर्वमान्य नेता है, उत्तर प्रदेश के सर्वमान्य नेता है, इस समय राष्ट्रीय इमेज उनकी बन चुकी है, राष्ट्रीय नेतृत्व कर रहे हैं, और इस देश को, भारत देश को उनसे बहुत आशा और उम्मीद है। आज एक अच्छे नेता के रूप में, चलिए मुझे पता है कि आप बजे हुए प्रवक्ता हैं, आपने खोलकर नहीं कहा, लेकिन क्लियर तो आपने कर ही दिया है बहुत कुछ। देश के भविष्य है इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपने बहुत कुछ कह दिया सर, मैं समझ गया। और वो मैं छवि समझ दिखाई दे रही है उनमें, हाँ। जो दूर तक राजनीति करने की छवि दिखाई दे रही है। मैं समझ गया इस सर, अब देश दिल्ली को वाली एक ऐसा राजनीति नेता होगी। मिल गया है, हाँ। जो कि इस देश का सौभाग्य है हाँ। कि माननीय अखिलेश यादव जी जैसा नेता मिला है। अगले जो विधानसभा सब चुनाव तरीका तक भी है। दिल्ली वाली राजनीति होगी, करेल छूटेगी, आपने क्लियर कर दिया, हालांकि खुलकर नहीं हाँ, कहा, सुशील, लेकिन मैं सुशील बता देता हूँ, नेता मेरे लिए है। खबर बन गई है सर। जी जी, हाँ, आपने इतना तो क्लियर कर ही दिया है। प्रदीप बैस जी, अब सवाल चूंकि ये है सर, आपकी आवाज चूंकि पहले क्लियर नहीं आ रही थी, अब आवाज से ठीक आ जाएगी। सर देखिए, मंथन तो हो रहा है और जरूरी भी, क्योंकि दरअसल देखिए अटल जी भी कहते थे कि हार पर मंथन होना चाहिए और जीत पर ज्यादा जश्न नहीं होना चाहिए, और वो सब कुछ अभी फिलहाल नजर आ रहा है। लेकिन सर इस बात का आकलन किया गया क्या कि आप देख भी रहे होंगे मेरे पीछे जो चेहरे लगे हुए थे बड़े बड़े, ये उत्तर प्रदेश के और देश के कद्दावर नेता कहे जा रहे थे, लेकिन एकदम से धड़ाम हो गए। और आज योगी जी ने सख्त जो है वो निर्देश दिए अपने मंत्रियों को कि अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर मेहनत करिए, क्योंकि 16 ऐसे मंत्री थे प्रदेश की सरकार के जिनको जिम्मेदारी दी गई थी अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए लोकसभा चुनाव में, लेकिन वो धराशायी हो गए, वो शून्य हो गए। देखिए, चुनावी लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनावी पर्व पे ये हार और जीत लगी रहती है, और ये एक प्राकृतिक तरीका भी है कि अगर जो है लाइन और लेंथ सही नहीं है तो थोड़ी देर के लिए लाइन से उसको बाहर कर दिया जाए, ताकि खिलाड़ी को अवसर मिल सके कि वो अपनी लाइन लेंथ सही कर ले। तो निश्चित तौर पे इसको स्वीकारने में कोई बुराई नहीं है, जनादेश है। हम कुछ समय पहले तक हम बहुत चिल्लाते थे कि हमको जनादेश प्राप्त है, जनादेश प्राप्त है, सच्चाई थी, तो ये भी सच्चाई है। ये एक बहुत कड़वी सच्चाई है और हमने इसे स्वीकार कर लिया है। जब हम स्वीकार कर लेते हैं तो हमें सुधार के जो हमारे रास्ते होते हैं थोड़ा तेज हो जाते हैं, और हम इसी पे भरोसा करते हैं और इसी को हम आगे लेकर के चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी काडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ताओं के बेस पे बनी है, कहीं न कहीं कोई न कोई चूक निश्चित तौर पे हुई है, तो उसको सुधारना हमारा कई चेहरे से ऐसे रहे सर, जैसे अजय मिश्र टेनी रहे, आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं इसलिए याद आ गया, वरना मैं नहीं छेड़ता इनका जिक्र। संजीव बालियान हो गए, संगीत सोम कितना विरोध कर रहे थे वो भी सबके सामने था, अजय मिश्र टेनी का विरोध कितना था वो भी सबके सामने था। साध्वी निरंजन ज्योति तो कह ही रही हैं, वो तो खुल के कह चुकी कि हम भीतरघात के शिकार हुए हैं। ये हम वो नाम ले रहा हूँ सर जो इस वक्त स्क्रीन पर चल रहे हैं और जो हारे हैं, और महेंद्रनाथ पांडे, ये भी सर देखिए कितनी बड़ी हार हुई है। मेरा कहने का मतलब ये सर, अभी खबर ये आ रही है कि टेनी साहब को और स्मृति जी को फिर से शायद मंत्री बना रहे हैं। अब सर, अब आपके पास लिस्ट आ गई, मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता हूं, अभी तक तो मुझे लिस्ट का एल भी नहीं पता है। आपके पास आ गई हो तो निश्चित तौर पे मैं उस पर कैसे कमेंट कर सकता हूं। तो मेरी जानकारी में अभी लिस्ट जो है बाहर आई नहीं है पंडित जी,
तो मैं माफी चाहूंगा कि इस पर कोई टिप्पणी करना मेरे लिए बहुत जल्दीबाजी होगी और मैं अपनी सीमाओं में रहूं तो मेरे लिए अच्छा रहेगा। नहीं, मैं जानता हूँ तीनों लोग जो बैठे हैं वो मुझे हुए प्रवक्ता हैं, मुझे पता है लाइन से बाहर कोई नहीं जाएगा, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ। हाँ, इशारे जरूर आप, चूंकि हमारे मित्र भी हैं तो आप इशारे करके जरूर कुछ बता सकते हैं। उपाध्याय जी, ये नीतीश कुमार तो कल आशीर्वाद ले लिए, आप कह रहे थे कि बन तो रही है, बनेगी नहीं, टिकेगी नहीं, ये तो कल की तस्वीरें तो मतलब सब बदल दी गई एकदम से सब। अजितेश जी ऐसा है भाई कि देखिए, अभी चंद्रबाबू नायडू जी के बेटे जो है ने कहा कि मैं अपना जो घोषणा पत्र है, अपनी बात है, मैं अपना लागू करूंगा और भारतीय जनता पार्टी से हमारा कोई वो बात नहीं है। उसी तरह से नीतीश जी इस समय तो है ही है भाई, और आप जानते हैं हवाई जहाज में बैठते हैं और हवाई जहाज में उतरने के पहले ही आदि नीतीश जी हमेशा खेल कर देते हैं, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है। वो तो जब हमारे इंडिया गठबंधन में आए थे, जब आदमी की गारंटी नहीं है सर, तो पर आप उसकी गारंटी कैसे ले सकते हैं? आप भी तो उम्मीद से रख के बैठे हैं। गठबंधन में भी आए थे तो उन्होंने कहा था मिट्टी में मिल जाऊंगा, लेकिन मैं जनता पार्टी की तो वही तो कह रहा हूं सर। फिर आप जब ये कहते हैं कि अभी नीतीश और नायडू का कोई भरोसा नहीं है और आपको ही पता आप भी उनके भरोसे सरकार बनाएंगे, तो फिर गारंटी तो उनकी भी नहीं है आपके साथ की भी। क्योंकि उनकी देखिए, क्योंकि उनकी विचारधारा आप ये कहिए ना, आप ये कहिए ना जो अटल जी ने संसद में कहा था, जोड़ तोड़ की सरकार को मैं कुंटे से भी ना छुओ, कहिए ना। उनको कहना चाहिए, वो तो आदरणीय प्रधानमंत्री। अरे वो तो अपने गठबंधन, आप कहेंगे पक्ष ले रहा हूं, अब वो तो गठबंधन में जो पार्टी थी उन्हें कोई अलग से लाई पार्टी क्या, जिनके साथ चुनाव लड़े उन्हीं के साथ सरकार बना रहे हैं। नहीं तो बहुमत में नहीं आए अपने अकेले ना, जो 400। अरे अकेले में 14 के पहले कौन सी पार्टी आती रही सर? नेहरू इंदिरा के दौर को छोड़ दें तो। अरे भैया कहे नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी 14 में और 19 में आए थे ना। 14 के पहले की बात कर रहा हूं मैं। 14 में तो उन्हीं ने ट्रेंड सेट किया ना सर, 14 में भी 19 में भी। हाँ तो आप प्रदीप जी, ओवर टू यू, अब आप ही जवाब दीजिए। मोदी जी मेरा जवाब देना ठीक नहीं लग रहा। सरकार चलाते हैं, उसको देखते हुए लगता नहीं है कि ये सरकार चल पाएगी। अरे तानाशाही पूर्वक उनकी प्रवृत्ति है, वो नहीं लगता है कि मिली जुली सरकार चला पाएंगे। मिश्रा जी, मैं इनकी जो है ना उन खुशियों पे जो है विघ्न नहीं डालना चाहता, जो कि ग्रेस मार्क भी नहीं मिला और 33 नंबर से भी कम मिला और खुशी मना नहीं दीजिए। अभी तो देखिए विपक्ष का नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, इस पे जरा सहमति बन जाने दीजिए, आम सहमति। राहुल जी अभी उस पर मान नहीं रहे हैं। अगर राहुल जी मान जाते हैं तो मैं ऐसे दावे के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, देश ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बहुत बड़ी बात होगी कि कम से कम राहुल गांधी जी कुछ ज्यादा समय पा सकेंगे। पिछली बार उनको शिकायत रहती थी कि मेरा माइक बंद कर दिया जाता था, मैं बोल नहीं पाता हूँ, तो राहुल गांधी को कर दिया था। ठीक है। अरे बाहर हम कौन होते बाहर करने वाले? अदालत ने बाहर किया था कि हमने बाहर किया था? देखिए, भ्रम फैलाना एक अलग चीज होती है और तथ्यों के आधार पे, संविधान के आधार पे बात करना एक अलग बात होती है। भारतीय जनता पार्टी या सरकार की ऐसी कोई संवैधानिक स्थिति नहीं है कि किसी भी सांसद को बाहर किया जा सके, बाहर का रास्ता दिखाया जा सके। उन्हें बाहर तिवारी जी फाइनल कमेंट सर, एक 10 सेकंड में प्लीज फाइनल कमेंट और चर्चा खत्म करेंगे। फाइनल कमेंट तिवारी जी, ये नेता प्रतिपक्ष पर आपकी तरफ से दावेदारी ठोकी जाएगी क्या? 10 सेकंड में सर प्लीज। चलिए, शायद अशोक जी की आवाज चली गई। खैर, चर्चा को यहां पर खत्म करेंगे क्योंकि समय की कमी है और आज थोड़ा देर से भी चर्चा शुरू हुई, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप बैस जी, उपाध्याय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तिवारी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आंकड़े का खेल है और आंकड़ों के खेल में कुछ तो गड़बड़ हुई है, तभी आज हमें ये कहना पड़ रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है और पूछना पड़ रहा है कि गड़बड़ क्या है। हालांकि इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सवाल जो है वो ये है कि 14 और 19 के बाद 24 में उत्तर प्रदेश में क्यों वो किला धराशायी हो गया, जिस किले की दम पर केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार। खैर, न स्याही के दोस्त तो सफेदी के दुश्मन, हमें आना दिखाना दिखा देते हैं। नमस्ते।